स्वागत है आप सभी का आशु गई 9th-10th पे और आज के डे 3 में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। डे 1 पे हमने कंप्लीट फिजिक्स को पढ़ा, डे 2 में हमने कंप्लीट फिजिक्स के क्वेश्चंस को किया, डे 3 में हमने कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ी और आज हम डे 4 में कंप्लीट बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम को बचाने के लिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर आंसर भी लेके आया हूं, आओ इनको डिस्कस करते हैं। चलो भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगेन जैसा कि फिजिक्स में किया था यहां पे भी करेंगे। पहली बात तो पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फॉलो कर लो, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तीसरी बात सेशन को लाइक कर देना अगर पसंद आया तो। चलो आओ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो बायोलॉजी के 3 चैप्टर हमारे पास सेल है, टिश्यू है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। तीनों के मिक्स सवाल लेके आए। सेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, बिकॉज बायो है, कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना नहीं है कि फिजिक्स की तरह लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। और कल यानी कि डे 5 में हम लोग मिलने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए। बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है ये, बिसाइड न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए किसके पास प्रेजेंट होता है। आई होप आपको याद हो कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो खुद का जेनेटिक मटेरियल होने का मतलब है खुद का डीएनए किसके पास होता है, तो इसमें आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लास्टिड होता तो वो भी आंसर हो जाता, तो आंसर आप सबको पता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, थोड़ा ध्यान से करना, बहुत इनडायरेक्ट सवाल है। बायो में इनडायरेक्ट सवाल भी काफी आने लग गए हैं। पी एंड क्यू आर सेल ऑर्गेनल बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, यानी इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही नहीं सकता। पी इज फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे में, इसका मतलब पी कौन है, लाइसोसोम है। इसका मतलब है पी कौन है, लाइसोसोम है। एंड क्यू इज फिल्ड विद सेल सैप, इसका मतलब क्यू कौन है, वैक्यूल है। अब लाइसोसोम किसके पास होते हैं, प्लांट्स के पास या एनिमल के पास, प्लांट्स के पास ना के बराबर, एनिमल के पास ज्यादा होते हैं। और क्यू कौन है, वैक्यूल, वैक्यूल किसके पास ज्यादा होते हैं भैया, वैक्यूल होते हैं प्लांट्स के पास। आओ अब ऑप्शन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई पी एंड क्यू एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। पहली बात तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि पी हमारे पास है लाइसोसोम और क्यू हमारे पास कौन है, वैक्यूल। पी इज सेलुलर हाउसकीपर वेयर क्यू इज स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट। P takes part in auto, नहीं बिल्कुल नहीं है। P is exclusive to plant cell and Q is exclusive to animal cell। हाँ ये लग रहा है। P is digestive bag whereas Q is storage bag, ये सारे तो सही है। मतलब हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, तो ऑब्वियस सी बात है सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है कि P is exclusive to plant cell, कि P हमेशा प्लांट सेल के पास ही होगा, P तो एनिमल सेल के पास होगा। क्यू किसके पास होगा, एनिमल सेल के पास नहीं, क्यू तो प्लांट सेल के पास होगा, तो उल्टा लिखा हुआ है, तो सी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड बिकॉज इट हैज एन अबंडेंस ऑफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स आके चिपके होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हो जाता है राइबोसोम्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन भाषा देखो कैसे दे रखी है, ठीक है। द प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल ड्यू टू, प्लांट सेल एनिमल सेल से ज्यादा रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा लेयर है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, जिसको बोला गया है सेल वॉल। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल नाम की एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है सेल वॉल आंसर है। एनिमल सेल के पास क्या नहीं होता, लैक्स का मतलब है एनिमल सेल के पास क्या नहीं होता, क्या उनके पास प्लास्टिक राइबोसोम होते हैं, उनके पास लाइसोसोम भी होते हैं, कुछ हद तक वैक्यूल भी होते हैं। अब आप ये नहीं बोलोगे वैक्यूल नहीं होते हैं, वैक्यूल होते हैं, बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं होते हैं। तो जो बेस्ट आंसर यहाँ पे मुझे चुनना होगा वो मैं किसको चुनूंगा, प्लास्टिड्स को, क्योंकि प्लास्टिड्स कभी भी एनिमल सेल के पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। Which of the following organelle in the cell is referred to as suicidal bags? Suicidal bag किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं, ठीक है ना, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। In a transverse section of parenchyma, अगर मैं पैरेनकाइमा को देखता हूं, उसको काट के उसके टुकड़े करके उसको देखता हूं, तो मुझे क्या दिखेगा, क्या मुझे दिखेगा कि सेल वॉल मोटी है, नहीं। क्या मुझे दिखेगा कि सेल डेड है, नहीं। क्या मुझे दिखेगा कि सेल लिविंग है और उनकी थिन सेल वॉल है, यस। स्क्लेरेनकाइमा में सेल डेड होते हैं, लेकिन पैरेनकाइमा में सेल लिविंग होते हैं, और लिविंग होने के साथ साथ उनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा पतली होती है और थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। तो देखा जाए तो सी पॉइंट तो पूरा का पूरा
एक्चुअली में पैरेन्काइमा के कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ना। एब्सेंस नहीं, गैप तो होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। ठीक है। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम क्या करता है, पानी के साथ साथ मिनरल्स को लेके जाता है। मुझे याद है एक बार एक बच्चे के पेपर में सवाल आया था, जहां पे एक ऑप्शन था जाइलम में, जाइलम क्या करता है तो वाटर को लेके जाता है, और एक में मिनरल था और एक में बोथ था। तो बच्चा वाटर पे देख के भावुक होकर आंसर लगा के आया, लेकिन वाटर के साथ साथ मिनरल भी जाते हैं। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, बट ऑब्वियस, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ऑब्वियस बात है। टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल सेल्स, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाए इंटेस्टाइन के सेल्स के पास, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग सीलिया कहते हैं, है ना। किसमें थे ये, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है जी। विच मसल प्रोड्यूस एक्सट्रूसिव मूवमेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, कितना इनडायरेक्ट सवाल है। देखो हमने 3 प्रकार के मसल्स को पढ़ा, स्मूथ, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। अब कार्डियक तो हार्ट में है, वो तो छोड़ दो। अब बचा कौन, स्ट्रेटेड और अनस्टेडी यानी कि स्मूथ। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है, क्या यूरिनरी ब्लैडर कि जो अगर यूरेथ्रा होता जो कि उसके नीचे होता, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में, तो अलग बात है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो कैसे यूरिन को स्टोर कर रहा है, नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब है वहां पे इनवॉलेंट्री मसल होनी चाहिए, और इनवॉलेंट्री मसल कौन सी होती है, स्मूथ मसल होती है। कौन सी मसल होती है भैया, स्मूथ मसल्स होती है। डन है। अगला सवाल आता है, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट कौन है, नर्वस सिस्टम किससे मिल मिल के बना हुआ है, तो आंसर है न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश, अगर मैं मछली पालन करता हूं तो मछली पालन को टैंक्स में, आर्टिफिशियल में, रिजर्व, कहीं पे भी ओवरऑल मछली पालन को क्या बोलते हैं, तो आंसर है पिसीकल्चर बोलते हैं। मैरीकल्चर या एक्वाकल्चर नहीं है, मछलियों को ओवरऑल टैंक में, पॉन्ड्स में, आर्टिफिशियल जगह पे पालना इज कॉल्ड पिसीकल्चर। ठीक है जी। चलो आप, इसके बाद आता है कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग, कैटल फार्मिंग क्यों करा जाता है, मिल्क के लिए, एग्रीकल्चर अंडे कहां से आ गए, एग्रीकल्चर वर्क। आपको याद है कल वाले वन शॉट में मैंने मिल्च एनिमल्स और डॉट एनिमल्स के बारे में बात की थी। मिल्च एनिमल्स जो दूध देते हैं, और डॉट एनिमल्स जो बाहर उठाते हैं, चीजों को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो यहां पे अभी फिलहाल दोनों की बात हो रही है, तो दूध देने वाले और एग्रीकल्चर वर्क करने वाले। तो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भैया। चलिए याद करो, ILS 82 एंड B77, तब भी मैंने कहा था कि ये किसके प्रकार है, जैसे गाय भैंसों में तो अलग नाम दिए गए थे क्रॉस ब्रीडिंग में, करण, स्विस, याद होगा। लेकिन ये अजीब से कोड्स हमको दिए गए थे मुर्गियों के लिए, और मुर्गियों को हम लोग फॉल भी कहते हैं। काओ, पिग, बफेलो तो अलग है, मुर्गी को हम लोग फॉल भी कहते हैं, तो उनके लिए दिए गए थे। ठीक है। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ हनी, हनी बी की एक्चुअली में, सॉरी, एक्सोटिक मतलब बाहर से आने वाली जो ब्रीड है वो ए में, क्योंकि बाकी सब तो हमारे पास इंडिजीनियस हैं। तो ए मेलिफेरा जो है वो हमारे, एपेस मेलिफेरा जो है वो हमारे पास, एपेस सबके आगे एपेस तो आता ही है, वो हमारे पास एक्सोटिक है, मतलब हमारे इंडिया के बाहर से आई है। हनी बी कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्या हम उसको एपीकल्चर कहते हैं, बिल्कुल भैया, हनी प्रोडक्शन को हम एपीकल्चर। तो ये बेसिक वन वर्ड वाले एमसीक्यू हैं, है ना, इस पे ज्यादा मेहनत है भी नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्वियस सी बात है। मुर्रा, सूरती, महसाना, ये किसके एग्जाम्पल है, देखो ऐसे भी सड़ा सकते हैं कि भैया इनके एग्जाम्पल दो, या एग्जाम्पल दे देंगे, पूछेंगे किसके एग्जाम्पल है, बफेलोस, ऑब्वियस सी बात है, बफेलोस के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पोल्ट्री फॉल आर ससेप्टेबल टू द फॉलोइंग पैथोजेंस, पोल्ट्री की जो फॉल होती है, मुर्गियां होती हैं, उन तक किस किस प्रकार से बीमारियां लग सकती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सभी से लग सकती हैं। याद करो हमने आपको सबके एक एक दो दो एग्जांपल दिए थे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, गाय के लिए भी। तो गाय हो चाहे मुर्गियां हो, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार के पैथोजेंस उनको बीमार कर सकते हैं। डन है। ठीक है जी। यहां से हमारे पास आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप पहले डिस्कस करेंगे फिर आंसर तो आएगा ही। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, टिश्यू चैप्टर का सवाल है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं, ग्रोथ करते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा गया था। और जब डिफरेंशिएशन रुक जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टूटते हैं, डिवाइड होते हैं,
उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। आफ्टर डिफरेंशिएशन ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू परमानेंट टिश्यू। आओ पढ़ें क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस यानी कि फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनस्पेशलाइज्ड सेल इनटू स्पेशलाइज्ड सेल विद अ डेफिनेट शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं तब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए उसके बाद वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनते हैं। वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है? डिफरेंशिएशन कहा गया है। ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, xylem and phloem. They have their transportation system within themselves. Justify in detail with appropriate diagram. Diagram में तो आप मेरे हिसाब से डायग्राम को आप स्किप कर सकते हो, बाकी आप मैं भी बेसिक डायग्राम बनाए तो बताओ। सबसे पहले अगर मैं ऐसे चलूं तो बिना आंसर देखे बात करें तो हमारे पास जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम का काम क्या है? नीचे रूट से पानी को, मिनरल्स को उठाना और ऊपर लीव्स तक लेके जाना। फ्लोएम का काम क्या? जो खाना लीव्स में बना है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसलोकेट कर देना। आओ पढ़े। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट में कैसे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। आई होप आपको पता है जाइलम और फ्लोएम। These cells may appear structurally different, but together they perform the same function. The permanent tissue are of two types. सबके बारे में लिखा हुआ है। अरे 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 सबके बारे में लिखा हुआ है। Xylem, it helps in the transportation of water and minerals from roots to other parts of the plant. है ना भाई? अरे 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 इसके बारे में लिखना होगा हमें, यहाँ पे मिस हो गया शायद। और ऑब्वियस ये बात है, जो सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड है नहीं क्या आगे? सेकंड आता है हमारे पास, वो आता है कौन आते हैं भाई? फ्लोएम आते हैं। और फ्लोएम का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। ये लीव्स को बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, चलो। Why do plant cells possess large size vacuoles? प्लांट्स के पास बड़े बड़े वैक्यूल्स क्यों होते हैं? बिकॉज प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में वाटर, खाना स्टोर करना होता है, और लार्ज अमाउंट में पानी और खाने को स्टोर करने के लिए उनको बड़े बड़े वैक्यूल्स चाहिए। ऑल्दो एनिमल्स को जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, वो खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन प्लांट्स सिर्फ तभी पानी पीते हैं जब वो अवेलेबल होता है पौधे में, जब आपने डाला होता है, जो कि पूरे दिन तो नहीं डालते आप। सेकेंडली, खाना वो सिर्फ तब बना सकते हैं जब फोटोसिंथेसिस का पीरियड चल रहा हो, फोटो पीरियड चल रहा हो, मतलब धूप गिर रही हो, तो वो उनके पास लिमिटेशन है। एंड दैट इज व्हाई बेसिकली वो अपना ज्यादा से ज्यादा खाना और पानी स्टोर करके रखना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए, और एज अ रिजल्ट उनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, है ना भाई? तो प्लांट सेल्स पोसेस लार्ज वैक्यूल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल, प्रोवाइड। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताना ही भूल गया आपको, कि बड़े बड़े वैक्यूल से वो ऑस्मोटिक प्रेशर को संभाल पाते हैं। अगर आपको याद हो तो प्लांट्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लेते हैं सेल के अंदर, तो अगर पानी बाहर बहुत ज्यादा होगा तो पानी आता रहेगा आता रहेगा। मैंने अलमारी वाला एग्जांपल दिया था बड़ा अच्छा, जब हम वन शॉट रिकॉर्ड कर रहे थे, आपने आई होप देखा हो। तो अगर वैक्यूल बड़े होंगे तो वो अपने अंदर पानी को भर के सेल को फटने से बचाएंगे, उसको रिजिडिटी, टर्बिडिटी, इन सब टर्बिडिटी कह रहा हूं, टर्जिडिटी देंगे, रिजिडिटी देंगे, उसको स्ट्रांग बनाएंगे, है ना भाई? वो सब तो है। ठीक है, लिस्ट द कैरेक्टर ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। आगे आने से पहले ईमानदारी की बातें देख लो, कसम है, अपने मन में सबसे पहले खुद से स्क्लेरेन्काइमा के सारे कैरेक्टर खुद इमेजिन करो। ईमानदारी ओपी कर लिया। सेल्स डेड है, सेल वॉल हर तरफ से मोटी है, कोई इंटरसेलुलर गैप नहीं है, प्लांट्स को सपोर्ट देता है। आओ पढ़ते हैं। सबसे पहला, ओहो सॉरी, सबसे पहला, cells of these tissue are dead. They are long and narrow with tapering ends. Cell wall are thick without intercellular space. ये दोनों पॉइंट उन्होंने एक ही में बना दिया। ठीक है जी, चलो अगला। हाउ डू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है जब मेम्ब्रेन अपने आप को प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से बनाती है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी क्या हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल्स। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड्स चाहिए। अब वो प्रोटीन और लिपिड्स कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ मिलकर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स बना के मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। समझ गए ना? ठीक है, आ जाओ। नेम द सेल ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड नेम इट्स टाइप्स। प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अगर टाइप्स पूछ रहे हैं तो वैक्यूल तो नहीं लिखोगे, प्लास्टिड ही लिखोगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स टाइप। स्ट्रक्चर में सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े वैक्यूल हैं, ग्रीन कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट, वो स्ट्रक्चर समझा दो, डायग्राम नहीं बनाना है। और फंक्शन में समझा दो, किचन हाउस ऑफ द सेल है, फोटोसिंथेसिस करता है। ऐसी ल्यूकोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी समझा सकते हो। आ जाओ। तो सेल ऑर्गेनल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है वो प्लास्टिड है। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड विद एन एनवेलप मेड अप ऑफ 2 स्मूथ मेम्ब्रेन। इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेपरेटेड बाय एन इंटरसेलुलर स्पेस, थोड़ा सा गैप होता है। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है एज कंपेयर टू इनर, जैसे कि सेल में भी होता है प्लांट के, कि सेल वॉल ज्यादा परमिएबल है और नीचे वाली कम परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। The ground substance of chloroplast is known as matrix or stroma and it contains DNA, RNA, राइबोसोम, प्रोटीन। मैंने कहा था प्लास्टिड्स के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। मेम्ब्रेन लाइंड फ्लैटेंड सैक्स। अच्छा, ये हमारे को लगता है ये अगर आपके स्कूल में थाइलोकॉइड्स के बारे में बात की गई है तो ही आप इसके बारे में लिखना, वरना यहां पे अपना आंसर खत्म कर देना कि उसके पास डबल लेयर है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, बीच में गैप है, पहले वाली लेयर ज्यादा परमिएबल है, अंदर वाली लेयर कम परमिएबल है। क्लोरोफिल स्टोर करता है, किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसको। क्लोरोफिल स्टोर करने से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। बाकी फिर भी आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं कि थाइलोकॉइड्स रन थ्रू स्ट्रोमा। थाइलोकॉइड्स आर स्टैक्ड एट सम प्लेसेस टू फॉर्म ग्रेना। थाइलोकॉइड्स आर स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो एक्चुअली क्लोरोफिल उनके अंदर भरा होता है, आपको नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ क्लोरोफिल वाली बात भी लिखोगे। ये फिर भी मैंने यहां से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है ताकि अगर किसी के एग्जाम में आए तो वो कर सकता है। किचन हाउस ऑफ द सेल तो बताते ही हैं इसको हम लोग। ठीक है जी, आ जाओ। लिस्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्सी कवरिंग ऑन एपिडर्मिस ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वैक्सी लेयर का क्या काम है, आओ जरा बात करें। अरे 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 देखो, जैसे आपको याद होगा 2 प्लांट सेल्स के बीच में मिडल लैमेला की बात हुई थी कि प्लांट सेल्स के ऊपर पैक्टिन की, 2 प्लांट सेल पैक्टिन की एक लेयर से आपस में चिपके होते हैं, इसको मिडल लैमेला बोलते हैं। ऐसे कई कई प्लांट के पार्ट पे एक वैक्सी लेयर आ जाती है। इट एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। और वो वैक्स एक प्रकार से वेजिलिन, तो वाटर का लॉस होने से वो बचाता है, क्योंकि पानी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा अगर उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर होगी। तो मैकेनिकल इंजरी से ही बचाएगा। एंड इन्वेजन ऑफ पैरा, अगर कोई फंगस आ रहा है तो वैक्स की लेयर उसके बीच में आ जाएगी, तो वो प्लांट को इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा। 3 मेजर यहां पे फायदे देखने को मिलते हैं। डिस्क्राइब इन शॉर्ट द चीफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो कल डिस्कस हुए थे। क्रोमैटिन आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा, आरएनए के बारे में भी बात कर सकते हो, वैसे आरएनए को अवॉइड करना, डीएनए कर रहे हैं। क्रोमोसोम आएंगे, जीन्स आएंगे, न्यूक्लियोलस आएगा। इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। आओ डिस्कस करते हैं। जैसे कि द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर एज फॉलो। सबसे पहले देखो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात कर रखी है। एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियस को, जैसे कि साइटोप्लाज्म सेल का जेल लाइक सब्सटेंस है, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का जेल लाइक सब्सटेंस है। क्रोमैटिन के बारे में लास्ट क्लास में बात हुई थी। क्रोमैटिन फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब सेल टूट रहा होता है तो क्रोमैटिन कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस विच लाई इन द सेंटर एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, जो कि काम करता है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। अरे लो जी, फ्लोएम का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है फ्लोएम का? ए ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, कहां से कहां, लीव्स to all the other parts of the plant. फ्लोएम की most of the components are living। अगर ज्यादा मार्क्स का आया कंपोनेंट्स भी लिख देना, पर ज्यादा मार्क्स का आएगा नहीं, एक आध नंबर का आएगा। और अगर एक आध नंबर का आया तो इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना कि ये खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, और खाने के ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। डन।
डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद द फर्स्ट सेल एज विजुअलाइज्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने जो सबसे पहला सेल देखा था उसकी विजुअलाइजेशन के बारे में बात करनी। कोई गैप नहीं था, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, है ना, बीच में एक सेंटर पे कुछ डार्क पॉइंट था जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला गया। द कॉर्क सेल्स वर द फर्स्ट सेल्स टू बी ऑब्जर्व्ड। They were composed of box-like compartments, brick-like structures, forming a honeycomb structure. हमारी पीपीटी के पहले पेज पे मैंने वो स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगाया था, अगर आपको याद हो। सेल ऑर्गेनल्स वर फाउंड एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हल्के हल्के सेल ऑर्गेनल दिख रहे थे। These were smaller in size and bounded by plasma membrane. छोटे थे और आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही थी। खैर ये सब नाम तो बाद में आए थे, पहले तो सेल डिस्कवर हुआ था। ये तो हम आज की डेट में नाम बोल रहे हैं, उन्होंने थोड़ी ना इस सब के बारे में बात किया था। हाँ, Which process in meristematic tissue converts it into permanent? अरे अभी बात करें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नाम का प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, आंसर कैसे फॉर्म करेंगे? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक्स अप a permanent shape, size and function and hence converts into permanent tissue. अभी तक जितने भी सवाल किए कमेंट सेक्शन में बताओ कितने आपके सही थे, आपने कितनों के बारे में पहले से ही सही सोच रखा था। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब यहाँ के बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे लेक्चर पे 30,000 के आसपास व्यूज थे मोशन के लेक्चर पे, बट सब्सक्राइबर अभी तक 20,000 भी नहीं पहुंचाए हैं तुमने। वहाँ पे 11th वाला हमारा जो चैनल है जो अभी 2-3 दिन पहले खुला है, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली पता 9th के बच्चे भी हमारे पास बहुत कम है क्योंकि हमने 9th को पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे 9th को पूरा सिलेबस पढ़ाना चाह रहा था, बिकॉज जो बच्चों को हम ही से समझ में आ रहा था, जिनको मैंने ज़्यादा लेक्चर नहीं दिए थे इस बार 9th के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे 10th में, जो कि हमारी गलती है। अगले साल से हम 9th को 10th को इस चैनल पे मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, तो उधर भी पढ़ाऊंगा इधर भी पढ़ाऊंगा। इधर मैं मनचाही चीज़ें करूंगा जो मैं चाहता हूँ बच्चों के लिए भले के लिए है। वहाँ पे भी 1 शॉट्स डले हुए हैं, वो भी आप 10th के देख पाओगे अगले साल, लेकिन 9th के बच्चे जो यहाँ पे हैं अगले साल 10th के लिए भी बहुत कुछ आने वाला है। चलो अब इसके बाद आपको, अच्छा, डिफरेंशिएशन बायो में बहुत आता है। मैंने लास्ट जब मैंने आपको 1 शॉट रिकॉर्ड करके दिया था, टेंडेंस, लिगामेंट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनमें पहले से मसल्स के बीच में तीनों डिफरेंस, ये तो पहले से आते हैं। जो क्वेश्चन मैंने कल ही डिस्कस कर लिए थे वो मैं लेके नहीं आया हूँ आज। आपने नोटिस किया होगा मस्कुलर टिश्यू में डिफरेंस, ये सब मैं लेके ही नहीं आया हूँ। प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रो यू, एक्टिव पैसिव, वो मैं लेके नहीं आया, जो मैंने वही डिस्कस कर लिए थे। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। चलो आगे बात करते हैं भैया। अच्छा क्या है भैया, इनलैंड फिशरी और मरीन फिशरी। मरीन फिशरी में हम सॉल्टी वाटर पे काम करते हैं, मरीन फिशरी में हम सॉल्टी वाटर में काम करते हैं। इनलैंड फिशरी इज द रेयरिंग ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर, ना अच्छा पानी, नदी का पानी होगा। लेकिन वहीं पे मरीन फिशरी में हम लोग सी वाटर यानी कि खारे पानी में काम करते हैं। कल्चर फिशरी का मतलब याद है, जहां पे हम मछलियों को पॉन्ड्स, टैंक्स, लेकिन वहीं पे कैप्चर फिशरी का मतलब है जहां पे हम मछलियों को विदाउट रेजिंग देम, हम बस पकड़ते हैं। कल्चर फिशरी में मछलियों को खुद ही एक जगह पे पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं। कैप्चर में हम नहीं, हम उनके नेचुरल हैबिटेट पे जाते हैं, बस पकड़ के लेके आते हैं, है ना भाई, याद करो डिस्कस हुआ था। चलो अरे 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 ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ओहो अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स थे वो यहाँ आ गए हैं गलती से। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं ठीक करता हूँ इसको। मैं वही कहूँ इसका आंसर बड़ा छोटा क्यों था, ये जो फ्लोएम वाला था ये यहाँ आ गया था, इसको यहाँ आना चाहिए था। मैं इसको ठीक करता हूँ। वो जो फ्लोएम वाला क्वेश्चन था कहाँ गया वो, अरे 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 अरे, मैं इसको अभी यहाँ से ठीक करता हूँ, रुक जाओ। हाँ, कहाँ गया वो फ्लोएम वाला क्वेश्चन, अरे मैं वीडियो को रोक के करूँ क्या, वीडियो ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ, तो ये इसके बाद आना था यहाँ, ये इसके बाद आना था और एक और पेज है। मैं वही कहूँ बड़ा छोटा उसका आंसर लिखा हुआ है। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा अगर डिस्कस कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जब हम थे तो मैंने यहाँ पे कहा था कि फ्लोएम कहाँ गायब हो गया, अगर आपको याद हो तो वो एक्चुअली में इसके बाद ये था ट्रैकियार्ड, वेसल, उन सबके फंक्शन लिखे हुए हैं कि ट्रैकियार्ड्स का काम और वेसल्स का काम पानी को ऊपर लेके जाना है,
जाइलम फाइबर का काम उसको जोड़ के रखना है, और पैरेन्काइमा रिपेयरिंग का काम करता है। फ्लोएम में हमारे पास सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल आते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वगैरह में काम करते हैं। इनमें छेदों वाली दीवार होती है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टोरेज वगैरह का काम करता है, फाइबर उसको जोड़ के रखता है। दोनों जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। वही कहूँ तो बड़ा लॉन्ग आंसर था, तो ठीक है, डन हो गया, 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 डन हो गया। ये सवाल तो हो गए भाई, ठीक है। आओ अब बात करते हैं नेम एनी टू टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो ऐसे सवाल भी आते हैं एक नंबर में, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के आपको कोई भी दो टाइप बताने, हमने तो 3 टाइप किए हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर पैरेन्काइमा के भी 2 रूप हैं, टाइप नहीं है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। हवा भर जाए तो एरेन्काइमा, क्लोरोफिल हो तो क्लोरेन्काइमा। ठीक है भैया, चलो आओ। तो 2 टाइप में लिखा हुआ है देखो, पैरेन्काइमा एंड कॉलनकाइमा। ठीक है, ये भी दोनों चलेंगे। कॉलनकाइमा का फंक्शन क्या है? कॉलनकाइमा की सेल वॉल कोनों से क्या होती है? मोटी, जिसकी वजह से कॉलनकाइमा फ्लेक्सिबल हो जाता है। लीफ स्टॉक पे बैठा होता है, उसको मोड़ता है लेकिन तोड़ता नहीं है। तो प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर ये बैठे होंगे तो वो मुड़ेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं मुड़ेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं मतलब ठीक है, झुकेगा नहीं होता है लेकिन। ओके चलो आओ, ठीक है, ओके। तो इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, leaf and stem without breaking them. It also provides mechanical support to plant. ठीक है, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। What is pasturage and how it is related to honey production? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं आर्टिफिशियल बिहाइव्स के अंदर, तो उसके आसपास हमें फूल भी रखने पड़ता है, याद करो। तो आसपास के जो फूल हैं उस एरिया को पैस्चुरेज कहते हैं। वो कैसे हनी प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है? अगर फूल घटिया होंगे, उनके नेक्टर का क्वालिटी घटिया होगी तो शहद भी घटिया बनेगा। फूल अच्छे होंगे तो शहद भी अच्छा होगा। प्लस अलग अलग प्रकार के फूलों से अलग अलग प्रकार का नेक्टर मिलता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के शहद है। हर शहद का एक टेस्ट है, एक टेक्सचर है। 4 डिजायरेबल करेक्टर बताओ बी वैरायटी के सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। मैच्योरिंग मतलब वो ब्रीडिंग उसकी फास्ट हो, नेक्टर इकट्ठा करने की क्षमता ज्यादा हो, जल्दी शहद में कन्वर्ट करें नेक्टर को, नेक्टर के शहद की क्वालिटी अच्छी हो, उनका उड़ने का जो रेडियस हो वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अगर उड़ने का रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो उड़ के कहीं और चली जाएंगी। ये भी हो, आसपास ही उड़ के रहें। ये भी एक बहुत छोटा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। वाई डू फार्मर यूज बी कीपिंग एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी? क्योंकि वैक्स और हनी तो मिलता ही है। आओ, पैस्चुरेज इज फ्लोरा फ्रॉम विच हनी बी collect nectar, pollen and bee glue. Quality of honey depends on the pasturage, availability of the collection of the nectar and pollen. Quality and taste of honey varies from region to region, क्योंकि आसपास pasturage अलग है। 4 डिजायरेबल करेक्टर जो आप लेना चाहोगे वो कौन कौन से होंगे? डिजीज एंड पैरासाइट्स, यानी बीमारियों से बचें वो मधुमक्खियां। गुड हनी प्रोडक्शन हो, ऑब्वियस सी बात है। स्वार्मिंग बिहेवियर रिडक्शन, यानी कि काटे ना, फार्मर को नुकसान ना पहुंचाए, आसपास की चीजों को नुकसान ना पहुंचाए। प्रोडक्टिव ब्रीडिंग करें, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पैदा करें, जितने ज्यादा और मक्खियां होंगी उतना ज्यादा बेहतर शहद निकलेगा। फार्मर बी कीपिंग को एडिशनल इनकम क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बात तो इट रिक्वायर्स वेरी लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम पैसा लगता है लेकिन आउटकम बहुत ज्यादा है। बिसाइड हनी आपको शहद वगैरह भी मिलता है, रॉयल जेली भी मिलती है, बी वेनम भी मिलता है जो दवाइयों में काम आता है, यानी उनका डंग का जो जो चुप बी वेनम, वेनम कहने की बात है लेकिन ठीक है, वो चुबाते हैं तो नुकसान तो होता है, उससे दवाइयां बनती हैं। बी हेल्प्स इन इंप्रूविंग, अच्छा, क्रॉप यील्ड बाय इंक्रीजिंग पॉलिनेशन। आसपास मधुमक्खियां होंगी तो फार्मर का एक और फायदा होगा कि फूलों की पॉलिनेशन बेहतर हो पाएगी। फूलों की पॉलिनेशन बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट फार्मर को फायदा पहुंचेगा, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। तो ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं था भैया। कैटल फार्मिंग, कैटल हस्बेंड्री के क्या क्या होता है, क्या पर्पस है? अरे दूध के लिए, मिल्च एनिमल्स दूध के लिए, ड्रॉट एनिमल्स बाहर उठाने के लिए होते हैं। ठीक है भैया, ऐसे सवाल भी आते हैं देखो एग्जाम में। कैटल हस्बेंड्री इज डन मेनली फॉर 2 पर्पस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, है ना? टिलिंग हो, इरिगेशन हो, सामान उठा के इधर से उधर लेके जाना हो तो उनमें भी काम आते हैं। गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिश कल्चर। मेरिट्स तो बहुत सारे हैं, फायदा तो बहुत है, आपको सी फूड मिलता है इससे, आप बहुत सारी मेडिसिन बना पाते हो, है ना? लेकिन नुकसान क्या है? एक्वेटिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, इकोसिस्टम पे अफेक्ट होता ही होता है। आओ, कल्चर फिशरी इज अ काइंड ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च एक्टिविटी कंसर्न विद द कल्चरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेस इन मरीन या फिर फ्रेश वाटर, खारे पानी और फ्रेश वाटर दोनों से।
द बेसिक मेरिट्स, फायदे क्या हैं, आओ फायदे पढ़ते हैं। फायदे क्या हैं भैया? दैट इंक्रीजेज एंड डिपेंड ऑन द नेचुरल सोर्स ऑफ फिश एंड कैन ऑब्टेन फिश ऑफ डिजायरेबल प्रजाति। कोई भी प्रजाति की फिश मिल सकती है, किसी और एरिया में आर्टिफिशियली आप रख सकते हो। डिजायर्ड नंबर ऑफ कल्चरिंग देम, सम मेरिट्स। अच्छा आओ मेरिट्स को इकट्ठे में पढ़ते हैं, पॉइंट्स में पढ़ते हैं। फिश एज फूड, ऑब्वियस बात है खाने के रूप में। फिश फॉर कंट्रोलिंग डिजीजेस, बहुत सारी दवाइयां बनती हैं इनसे, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं फिशेस से। इकोनॉमिक वैल्यू तो है ही, पैसा तो मिलेगा ही जो भी ये काम कर रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है। सोर्स ऑफ इनकम है। फिशेज आर ऑल्सो रियर्ड फॉर अदर बाय प्रोडक्ट्स। अदर बाय प्रोडक्ट मतलब फिश ऑयल हो गया, मैन्योर हो गया, ग्लू हो गया, तो ये सारे कहीं ना कहीं फायदे तो हैं। लेकिन अगर बात करें देयर आर सम डीमेरिट्स ऑल्सो, कुछ नुकसान भी हैं फिश फार्मिंग के, जैसे कि इट पोजेस द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। मैंने बताया इकोसिस्टम आपका अफेक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट होगी। एक एरिया में पहले 20 प्रकार की प्रजाति थी, आपने मार दिया, एक्सटिंक्ट हो सकती है। या एक को कम, अगर एक को कम भी कर दिया, मारा भी नहीं, कोई एक प्रकार की मछली आप खा गए ज्यादा या बेच दिया आपने, तो जो उस मछली को खाने वाली दूसरी मछलियां थी वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी, तो इकोसिस्टम तो अफेक्ट होगा ही। समटाइम्स सच एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस विच कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ लोकल फिशेज। कभी कभार ऐसी मछलियों को लाके आप एक एरिया में रख देते हो जो वहां की लोकल मछलियों को खाती है और उनको एक्सटिंक्ट तक कर सकती है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। प्लाज्मोलिसिस का मतलब सबको पता है, जब भी एक प्लांट सेल पानी को लूज करता है और श्रिंक हो जाता है, जब भी कोई प्लांट सेल पानी को लूज करता है और वो श्रिंक हो जाता है तो उसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। एक प्रकार से एक्सोऑस्मोसिस जब करता है प्लांट सेल, उसको प्लाज्मोलिसिस कह देते हैं। डन है भाई। हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड? फिश को ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पूरा पैराग्राफ आएगा यहाँ पे। मरीन फिशरी, फ्रेश वाटर फिशरी, कल्चर फिशरी, कैप्चर फिशरी। लास्ट जहां क्लास खत्म की थी हमने बी कीपिंग से पहले, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आ जाओ। देर आर टू वेज, अगर शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में तो भैया कोई लिमिट ही नहीं है। वन इज फ्रॉम देयर नेचुरल वाटर सोर्स, जिसको कैप्चर फिशरी कहते हैं, एंड द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग, खुद की बनाओ और उसको पैदा करो। खुद की बनाओ मतलब अंडे लो, पानी में डालो, फिर वो अंडों से और मछलियां बनेंगी, उनको खाना पीना दो रोज, और फिर उन्हीं को पकड़ लो, उन्हीं को बेच लो। नेचुरली पकड़ोगे तो कैप्चर है, खुद से रियर करोगे, उनको पालोगे पोसोगे, तो वो कल्चर फिशरी का पार्ट कहलाया जाएगा। ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। आओ भाई, एक आखिरी सवाल आता है जो कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ईमानदारी से करेंगे। वीडियो को पॉज कर लो प्लीज ईमानदारी से, और इसको पूरे दिल और दिमाग से पढ़ लो प्लीज, पूरे दिल और दिमाग से पढ़ लो। आओ मिलके पढ़ लेते हैं। सेल क्यू प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिसीव्स वाटर, बिकॉज हाइपोटोनिक में रखा गया। इट डज नॉट बर्स्ट बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल which can withstand the hydrostatic or turgor pressure of the turgid cell content act. ठीक है। The cell wall counter the turgor pressure by exerting cell wall pressure. If the living cell Q is immersed in a solution Z X, the concentration of Y molecule inside the cell will be higher than outside. ठीक है। As a result, water will move from the process Z. Z प्रोसेस तो समझ गए, पानी अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है तो प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोऑस्मोसिस है। लिविंग सेल है क्यू का, है ना, उसको पानी में डाला गया सॉल्यूशन जेड में, पानी अंदर आ रहा है तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ वाई, वाई का मतलब क्या है? H2O, पानी, बेसिक चीज है। द साइटोप्लाज्म अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक्स एंड सेपरेट from the cell wall. This process of shrinkage of protoplasm from the cell because of hypertonic solution process is called plasmolysis. इसको plasmolysis कहते हैं। आओ पढ़ते हैं ना, ऑप्शन क्या? What will happen when Q is placed in isotonic solution? अगर Q को isotonic solution में रखा तो क्या होगा? क्या वो burst होगा, shrink होगा, या सेम रहेगा? तो आंसर है वो सेम रहेगा, क्योंकि isotonic में पानी की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर सेम होती है। प्लाज्मोलिसिस इन क्यू अकर्स ड्यू टू, क्यू में प्लाज्मोलिसिस क्यों हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं आओ। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से हुआ, एंडोऑस्मोसिस की वजह से हुआ, पिनोसाइटोसिस और एब्जॉर्प्शन तो आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, पानी बाहर जा रहा है, अभी बताया प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन में कि एक्सोऑस्मोसिस हुआ। आइडेंटिफाई द प्रोसेस जेड, जेड कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से।
जेड कौन सा प्रोसेस था? ऑस्मोसिस था, उसी की ठीक है। एंडो ऑप्शन नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एमसीक्यू होता तो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस होता, तो मैं एंडो या एक्सो में से किसी को चुनता, ठीक है ना। वाई सेल क्यू श्रिंक्स व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? बिकॉज अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, एंड वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम हायर concentration of solvent to lower concentration of solvent. So the plant cell plays in hypertonic solution shrinks due to plasmolysis as water moves from region of high to low concentration. डन है। तो यहां पे हमने आधे घंटे के अंदर लगभग तीनों चैप्टर की बायो है, हमें ये काम फिजिक्स में करने के लिए, और हमने इससे कम सवाल किए थे और 1.5 घंटा लग गया था। लेकिन बायो में सवाल थ्योरी के हैं, सारे डिस्कस करें मैंने, और हम सब, इसकी पीपीटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। सब्सक्राइबर, अगर आप चाहते हो कि मैं 9th के लिए भी लाइव जाऊं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम मैं आपको बोल रहा हूं, बट अगर आप चाहते हो कि मैं 9th क्लास के लिए भी लाइव जाऊं, तो इस चैनल को आपको 50,000 सब्सक्राइबर तक लेके जाना। बहुत डिफिकल्ट काम है पेपरों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर आ गए, बट आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। मैं इस चैनल पे लाइव भी जाना शुरू कर दूंगा, बिकॉज बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे और आपको लाइव आके मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के और कराऊंगा, यहाँ तो करवा ही रहा हूं। बाकी कल मिलते हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।